Dear students, welcome to my YouTube channel. Dear students, हम मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री में फ्रेगमेंटेशन पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट क्लासेस का। इससे पहले हम अल्कोहल्स को, इसके अलावा हम थायो अल्कोहल्स को, फिनोल्स को, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, एरोमेटिक कंपाउंड्स, साइक्लोअल्केन्स, इन सारी क्लासेस का जो फ्रेगमेंटेशन पैटर्न है, जो मैस फ्रेगमेंटेशन है, वो डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे फ्रेगमेंटेशन पैटर्न ऑफ एल्डिहाइड्स कि एल्डिहाइड्स में किस तरह से फ्रेगमेंटेशन होती है, कौन कौन से फ्रेगमेंट, किन मैसेज वाले फ्रेगमेंट सेपरेट होते हैं, कौन सी पीक्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, प्रोमिनेंट हैं, और इसके साथ साथ करेक्टरिस्टिक पीक्स कौन सी हैं जिनसे हमें आइडिया होगा कि ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड्स में जो हमारे पास एलिफैटिक एल्डिहाइड होते हैं, उनमें जो मॉलिक्यूलर आयन पीक होती है उसकी इंटेंसिटी कम होती है। इसमें जब इलेक्ट्रॉन निकलता है, जो एल्डिहाइड्स में इजीली अवेलेबल या लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है, वो लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन होता है। इस तरह से रेडिकल कैटाइन बन जाता है। अब ये रेडिकल कैटाइन जो है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये स्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से ये फ्रैगमेंट स्टेबल नहीं है। लेकिन एरोमेटिक एल्डिहाइड में जो मॉलिक्यूलर आयन पीक है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती है, वो पीक स्ट्रांग हो जाती है। वजह क्या है? जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं उनमें यहाँ पर ये जो हमारे पास सिस्टम है, एरोमेटिक सिस्टम आ जाता है, और उनमें एक और पॉसिबिलिटी भी आ जाती है मॉलिक्यूलर आयन पीक बनने की, और वो पॉसिबिलिटी है कि जो रिंग वाले पाई इलेक्ट्रॉन हैं, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर ये रेडिकल कैटाइन बन जाए। तो इसमें दो प्रोबेबिलिटीज होती हैं कि रेडिकल कैटाइन जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाए। अब यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड है, अगर हम इसको देखें तो ये इस रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में होता है, जिसकी वजह से, इस कॉन्जुगेशन की वजह से ये जो एरोमेटिक एल्डिहाइड हैं, इसमें मॉलिक्यूलर आयन पीक की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, यानी वो ज्यादा इंटेंस आती है, स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर आयन पीक आती है, उसकी स्टेबिलिटी और उसकी अबंडेंस ज्यादा होती है एरोमेटिक एल्डिहाइड। वजह, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है। एलिफैटिक में ऐसा नहीं होता। एलिफैटिक में एक तो प्रोबेबिलिटी एक ही है कि इलेक्ट्रॉन यहां से इसी सिस्टम से निकल सकता है, पाई वाला या लोन पेयर वाला। लोन पेयर वाला इजी है, और फिर साथ अगर सैचुरेटेड सिस्टम है तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन नहीं होगी। तो एरोमेटिक और एलिफैटिक एल्डिहाइड में मॉलिक्यूलर आयन पीक की इंटेंसिटी डिफरेंट होती है। अब है कॉमन फ्रेगमेंटेशन किस तरह से होगी। एक तो फ्रेगमेंटेशन पैटर्न है अल्फा क्लीवेज। अल्फा क्लीवेज में क्या होता है, ये एल्डिहाइड में जो फॉर्माइल ग्रुप होता है ये सेपरेट हो जाता है, HC डबल बॉन्ड O, इसके साथ साथ C, और फिर ये कार्बन लगते चले जा रहे हैं। अगर ये यहां से ब्रेक हो जाए तो हम इसको कहते हैं ये अल्फा क्लीवेज हो गई है। यहां से रेडिकल कैटाइन बना, चार साइड के साथ वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया। अगर ये यहां से ब्रेक कर जाए तो हम इसको कहते हैं ये बीटा क्लीवेज हुई है। तो यहाँ दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, अल्फा बी और बीटा बी। और जब अल्फा क्लीवेज होगी तो इसका मतलब है ये वाला फ्रेगमेंट सेपरेट होगा और ये वाला फ्रेगमेंट आएगा 29 पर।
तो एल्डिहाइड में एक अच्छी इंटेंसिटी वाली, अच्छी स्टेबिलिटी वाली पीक बनती है, 29 पे अपीयर होती है, और ये होती है इसकी वजह से, फॉर्माइल ग्रुप की वजह से, जब अल्फा क्लीवेज होती है। तो ये पीक एल्डिहाइड में आएगी, जरूर आएगी एल्डिहाइड में ये वाली पीक। ये पीक अल्फा क्लीवेज की वजह से 29 पर आ जाएगी। एक इसके साथ साथ अगर बीटा क्लीवेज होगी यहां से, तो फिर 29 में ये CH2 ग्रुप भी ऐड हो जाएगा। अगर सब्स्टिट्यूटेड नहीं है तो फिर 43 पर भी पीक अपीयर हो सकती है। 29 में ये 14 ऐड कर देंगे तो 43 पर वो बीटा क्लीवेज होगी। इसके साथ साथ अगर एल्डिहाइड में गैमा हाइड्रोजन भी मौजूद है, यानी 3 कार्बन या इससे ज्यादा हैं, तो फिर यहाँ पर मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट भी हो सकती है। और मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट, अगर आपने ये वाला मैक्लिफर्टी वाला लेक्चर सुना हुआ है, तो मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट में जो पीक आती है वो प्रोमिनेंट पीक होती है यहाँ पर, और वो प्रोमिनेंट जो पीक है वो आएगी, ये जो 43 वाली पीक है इसमें एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, यानी 44 पर भी पीक आ सकती है। मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट में गैमा वाला हाइड्रोजन चार्ज साइट पे शिफ्ट हो जाता है। इस तरह से जो गैमा वाला हाइड्रोजन होता है, ये मैंने मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट वाले लेक्चर में डिटेल से बताया था वो किन क्लासेस में होती है, और फिर उसके लिए कंडीशन कौन सी है। मैक्लिफर्टी के लिए पाई बांड का होना जरूरी है, गैमा हाइड्रोजन का होना जरूरी है, और फिर ये भी बताया था कि गैमा हाइड्रोजन चार्ज साइट पे शिफ्ट हो जाता है। तो इस तरह से 3 तरह से क्लीवेज होगी। अब एलिफेटिक एल्डिहाइड में पीक्स कौन सी आती हैं? 29 पे पीक आएगी एक, वो फॉर्माइल ग्रुप यानी अल्फा क्लीवेज की वजह से, और 29 फिर जो मॉलिक्यूलर मास है उसमें, यानी एक तो 29 वाली पीक इसकी वजह से आनी है, फिर M-29 यानी इसके बाद बाकी जो सारा मॉलिक्यूल बचता है उसकी पीक भी आएगी। इसी तरह 43 पे भी आ जाती है पीक, अगर कोई यहाँ से साथ ये CH2 ग्रुप भी निकल जाए, यानी अल्फा क्लीवेज की वजह से 29 पे पीक आती है जब सिर्फ फॉर्माइल निकलता है, और फिर M-29 फॉर्माइल निकलने के बाद जो बाकी पार्ट है मॉलिक्यूल का। 43 पे जब बीटा क्लीवेज होती है, साथ CH2 भी इसके साथ चले जाता है, यानी ये जो 43 वाली पीक है एक्चुअली ये फॉर्माइल है, और जो फॉर्माइल है उसके साथ CH2 है, ये 43 है, ये वाली पीक आ सकती है। M-29 वाली पीक जो है, दिस इज सिंपली ड्यू टू फॉर्माइल, मॉलिक्यूल में इतनी फिर रिडक्शन भी हो जाएगी उसके मास में। इसी तरह 44 पे भी पीक आनी है, और 44 पे पीक आएगी मैक्लिफर्टी की वजह से, यानी चार्ज साइट पर एक एडिशनल हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर चार्ज साइट पर एक और हाइड्रोजन आ गया, तो ये 43 की बजाय 44 हो जाएगा। ये पीक्स आएंगी एलिफेटिक एल्डिहाइड में, प्रोमिनेंट पीक्स हैं। एरोमेटिक में M-1 पीक भी आएगी, यानी हाइड्रोजन निकल सकता है। अब हाइड्रोजन निकलने से होगा क्या, यहाँ ये वाला हमारे पास जब यहाँ से H निकल जाएगा एल्डिहाइड का, तो ये फ्रेगमेंट रेजोनेंसली स्टेबलाइज्ड है। देखें एलिफेटिक एल्डिहाइड में भी M-H पीक आ सकती है, M-1 पीक उनमें भी आ सकती है, हाइड्रोजन निकल सकता है। आपको याद होगा मैंने बताया था आपको अल्काइंस में, टर्मिनल अल्काइंस में उनमें भी M-1 पीक आती है, और तब मैंने बताया था कि एक और क्लास भी है वो एल्डिहाइड है। ये M-1 पीक ये लेस प्रोमिनेंट होती है, एलिफेटिक में होती जरूर है लेकिन एरोमेटिक में बड़ी प्रोमिनेंट आती है। क्यों? क्योंकि एरोमेटिक में जब हाइड्रोजन निकल जाता है तो बाकी जो हमारे पास सिस्टम बचता है वो रेजोनेंसली स्टेबलाइज होता है, जब इस तरह से C ट्रिपल बॉन्ड O ये वाला ग्रुप आता है तो ये रेजोनेंसली स्टेबलाइज हो जाएगा। इसी तरह M-29 यानी पूरे का पूरा ये फॉर्माइल ग्रुप इनमें भी निकल सकता है, और सिर्फ हमारे पास यहाँ रिंग बचे 77 पे, तो ये M-29 पीक भी इनमें प्रोमिनेंट होगी। तो ये है डिफरेंट प्रोमिनेंट पीक्स। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं स्पेक्ट्रा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एलिफेटिक एल्डिहाइड है पेंटानल,
वेलरल्डिहाइड 5 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, इसका मोलर मास 86 है। इसका मतलब है इसकी मॉलिक्यूलर आयन पीक आएगी 86 पर। ये इसकी मॉलिक्यूलर आयन पीक है, और मॉलिक्यूलर आयन पीक का मतलब है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकला है और वो ज्यादा चांस होते हैं कि वो लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ये आ जाएगी मॉलिक्यूलर आयन पीक 86 पर। अब एलिफेटिक एल्डिहाइड में ये एरोमेटिक में भी H निकलता है, एलिफेटिक में भी। अगर H निकलेगा तो एलिफेटिक में बहुत छोटी सी एक पीक आएगी, जो कि जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा नहीं होगी, आएगी जरूर M-H पीक, M-1 पीक आएगी जरूर, लेकिन प्रोमिनेंट नहीं होगी। तो एलिफेटिक एल्डिहाइड है उसमें भी M-H पीक आती है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी उतनी नहीं होती, क्योंकि इससे जो बाकी हमारे पास ये कैटाइन बचेगा, जब हाइड्रोजन फ्री रेडिकल निकलेगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा नहीं होती। एरोमेटिक में रेजोनेंस की वजह से काफ़ी स्टेबिलिटी आ जाती है। अब नेक्स्ट है कि यहाँ पर एक पीक 58 पे भी आती है। 58 पे पीक किस तरह से आ सकती है? देखें, ये हमारे पास C डबल बॉन्ड OH, ये हमारे पास चार्ज साइट है, 7 हाइड्रोजन है। यहां से अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल निकल जाए इथीन का मॉलिक्यूल निकल सकता है, जैसे ये कार्बन 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 है। 4 वाला हाइड्रोजन यहाँ इन्वॉल्व हो जाए, ये हाइड्रोजन इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाए इस तरह से, ये, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर ये यहाँ आ जाए और ये भी यहाँ आ जाए, और ये इस पे शिफ्ट हो जाए नेक्स्ट। इस तरह से, सॉरी, ये 4 कार्बन बन गए, 5वां यहाँ पे कार्बन भी बनाएंगे हम, ये क्योंकि पेंटानल की बात, और ये वाला H है। अब ये वाला हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला यूज होगा और यहाँ से 2 में से एक इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट हो जाएगा। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और भी हैं, क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप है। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन एक बचा है ये यहाँ आएगा, और इधर से ये 2 इलेक्ट्रॉन है कार्बन कार्बन, ये यहाँ आ जाएगा, और इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं, यानी यहाँ से CH2 डबल बॉन्ड CH2 अलग हो जाएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2 यहाँ से सेपरेट हो जाएगा, 28 का लॉस हो जाएगा, M-28। तो यहाँ अगर 86 में से हम 28 माइनस करें तो ये जो पीक आती है एक्चुअली ये इथीन के मॉलिक्यूल का लॉस होता है, ये M-28 की वजह से पीक आ रही है, यानी इथीन निकल गया। तो हमारे पास बचा क्या? इथीन के निकलने से ये हमारे पास आ जाएगा H, C डबल बॉन्ड OH, एक H आ गया जो इस कार्बन से शिफ्ट हुआ है। उसके बाद हमारे पास एक CH2 है और दूसरा CH2 फ्री रेडिकल की शक्ल में है, इस तरह से ये। तो ये हमारे पास ये वाला जो फ्रेगमेंट आएगा ये होगा 58 पर। इसके साथ यहाँ पर 57 पर भी एक पीक आती है, और वो 57 पर पीक कब आएगी? जब यहाँ से ये फॉर्माइल जो हमारे पास ग्रुप है ये लॉस हो जाए, यानी जो मॉलिक्यूल है अगर उसकी फ्रेगमेंट इस तरह से हो, फ्रेगमेंट बने कि ये वाला ग्रुप निकल जाए, HC डबल बॉन्ड O ग्रुप अगर यहाँ से निकल जाए ये वाला, तो ये 29 है। बाकी बचता है हमारे पास ये 4 कार्बन बाकी बचते हैं, यानी बाकी यहाँ पर बचता है ब्यूटाइल C4H9 बचता है। तो ये एक C4H9 की वजह से भी पीक यहाँ पर हो सकती है, C4H9 ब्यूटाइल ग्रुप, और एक पीक 29 पे, यानी हमने पहले देखा कि एक पीक अगर 29 पे आ रही है तो दूसरी M-29, तो ये पीक जो है एक्चुअली ये M-29 पर आ रही है यहाँ पर। इसके साथ साथ यहाँ 44 पर भी पीक आ रही है, और 44 पर जो पीक आ रही है दैट इज ड्यू टू मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट। ये मैक्लिफर्टी, ये भी मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट ही है,
लेकिन ज्यादा प्रोमिनेंट पीक तब आती है जब गैमा वाला हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है। देखें, ये हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है, एल्डिहाइड का ये फॉर्माइल ग्रुप है, ये चार्ज साइट है, ये हमारे पास एक कार्बन, दूसरा कार्बन, ये तीसरा और ये चौथा कार्बन है। मैक्लिफर्टी में 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनती है और जो गैमा वाला हाइड्रोजन होता है वो चार्ज साइट पर शिफ्ट होता है, यानी ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और ये इस तरह से OH बन जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, इधर से ये 1 इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा तो ये हमारे पास प्रोपीन का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। सबसे पहले तो CH3 है, उसके बाद CH है, यानी एक दफा इथीन निकला है, अब की बार यहाँ से प्रोपीन निकल रहा है, ये प्रोपीन है। और बाकी ये वाला पार्ट बच गया यहाँ पर है, यानी यहाँ पर ये जो हमारे पास फ्रेगमेंट है ये एक्चुअली HC डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर एक H शिफ्ट हो चुका है मैक्लिफर्टी की वजह से, और ये है हमारे पास CH2। तो ये इस तरह से हमारे पास मैक्लिफर्टी की वजह से 44 पर भी एक प्रोमिनेंट पीक आती है, एल्डिहाइड में प्रोमिनेंट पीक 44 पर आएगी। और इसी तरह 43 पर भी पीक आती है, यानी अगर ये वाला पार्ट यहाँ से अलग हो जाए, ये 5 कार्बन वाला एल्डिहाइड है हमारे पास, ये HC डबल बॉन्ड O फॉर्माइल ग्रुप है, और इसके साथ साथ ये 1 2 3 और 4, जब ये यहाँ से ब्रेक होता है फ्रेगमेंट तो ये भी 43 वाली पीक आती है, यानी बीटा क्लीवेज से ये भी 43 है। तो बीटा क्लीवेज से मैक्लिफर्टी से 44 पे, बीटा क्लीवेज से 43 पे, अल्फा क्लीवेज से 29 पर पीक आती है, जो कि फॉर्माइल ग्रुप की वजह से होती है। तो ये प्रोमिनेंट पीक्स हैं एल्डिहाइड में, यानी M-H पीक भी आएगी, गैमा हाइड्रोजन होगा तो मैक्लिफर्टी की वजह से 44 पे भी आएगी। अगर इथीन निकलेगा जैसे यहाँ पर निकला है तो स्टेबल मॉलिक्यूल, तो फिर यहाँ पर जितने कार्बन बच जाएंगे उसके लिहाज से पीक भी आ सकती है। 43 पर जो पीक आनी है ये बीटा क्लीवेज की वजह से, और 29 फॉर्माइल ग्रुप निकला यानी अल्फा क्लीवेज की वजह से पीक आती है। तो ये प्रोमिनेंट पीक्स आती हैं एलिफेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड में M-H पीक बड़ी प्रोमिनेंट होती है। जैसे ये एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड, 106 इसका मॉलिक्यूलर मास है, इसकी ये मॉलिक्यूलर आयन पीक है। अब इसकी मॉलिक्यूलर आयन पीक देखें कितनी ज्यादा स्टेबिलिटी वाली है, इंटेंस आ रही है मॉलिक्यूलर आयन पीक, और उसकी वजह ये है कि जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो स्टिल ये हमारे पास जो मॉलिक्यूल है, जो रेडिकल कैटाइन बनता है यहाँ पर, वो काफी हद तक स्टेबल है। काफी हद तक स्टेबल होने की वजह इसका ये जो पाई बॉन्ड है कार्बोनिल वाला, ये रिंग के साथ कॉन्जुगेशन है, तो इस वजह से इसकी मॉलिक्यूलर आयन पीक की इंटेंसिटी ज्यादा आती है। इसके साथ साथ जब यहां से H निकलता है तो जो बाकी फ्रेगमेंट बचता है स्टिल वो भी स्टेबल होता है कॉन्जुगेशन की वजह से, और M- जो H पीक है यानी M-1 पीक है एल्डिहाइड में, M-1 पीक जो है वो भी एरोमेटिक वाले में, एलिफेटिक में भी आएगी तो सही, लेकिन इतनी प्रोमिनेंट पीक नहीं आएगी जितनी एरोमेटिक में। देखें थोड़ा फर्क है इंटेंसिटी में, क्योंकि ये जो आयन बना है ये स्टिल स्टेबल है यहाँ पर, क्योंकि ये अगर आप इसमें रेजोनेंस देखें, ये वाला अगर बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और कार्बन पर जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो वो बेंजीन वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है रिंग का, उसके साथ ये वाला पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में आ जाएगा, जिसकी वजह से ये स्पीशी काफी स्टेबल है 105 पर। इसके अलावा यहाँ से अल्फा क्लीवेज यानी ये ब्रेक हो सकता है, जब ये ब्रेक होगा तो पीक 29 पे भी आएगी और इसके साथ साथ 77 पे भी आएगी पीक। ये वाला जो है एक हाइड्रोजन कम है बेंजीन का 77, तो यहाँ पर एक पीक 77 पर भी अपीयर हो जाएगी। इसके साथ साथ ये पीक 29 पे भी आ सकती है। फर्दर फ्रेगमेंटेशन हमने एरोमेटिक कंपाउंड्स में पढ़ी थी कि यहाँ पर फर्दर फ्रेगमेंटेशन भी हो सकती है, यानी यहाँ से ये वाला पार्ट निकल जाए और बाकी हमारे पास जो सिस्टम बचे वो C4H4 बच जाए,
C4H4 का मतलब है ये 52 पर इसकी एक पीक आ जाएगी और फर्दर इसमें से भी निकल के 26 पर पीक आ सकती है, यानी इसमें फर्दर फ्रेगमेंटेशन भी पॉसिबल होती है। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा एक छोटा सा लेक्चर जिसमें हमने मैस फ्रेगमेंटेशन पैटर्न देखा एल्डिहाइड्स में। नेक्स्ट लेक्चर में हम मैस फ्रेगमेंटेशन पैटर्न देखेंगे कीटोन्स का, उनमें कौन कौन सी पीक्स आती हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।